हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसकी क्लास नंबर 2 को। पहली क्लास को हमने जहां पर ख़त्म किया था उसी से आगे दूसरी क्लास को शुरू करेंगे। और यदि आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप क्लास को अवश्य देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक प्रकार है। भाई मैंने बताया था दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। उस गोलीय दर्पण में जो दो प्रकार थे, अवतल और उत्तल, तो अवतल से प्रतिबिंब बनने की क्या क्या कंडीशंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन है कि जब वस्तु, भाई ये आता है पेपर में है ना, तो अच्छे से समझना, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उस विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक हम बनाएंगे अवतल दर्पण। हमने एक आपके सामने क्या बना दिया, अवतल दर्पण बना दिया। भाई अवतल दर्पण में गुफा लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके एक तरफ परत लगी हुई होती है ताकि ये रिफ्लेक्टेड बन पाए, पारदर्शी ना बने। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बीचों बीच में एक लाइन खींचूंगा जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसे वक्रता केंद्र यानी कि सी बोलते हैं। अब वस्तु अनंत पर होगी दोस्तों, अनंत पर कोई भी वस्तु होगी, हम ये इमेजिन करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो बहुत बड़ी है। तो उस कोई भी बड़ी वस्तु से हमें क्या करना है, एक किरण को भेज देना है। हमने एक किरण को भेजा। अब ये बताओ, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, तो आप कहोगे सर वो फोकस से होती हुई चली जाती है। सिंपल सी बात हो जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं क्या बताऊं आपके सामने, मैंने कहा कि जो मुख्य अक्ष से सीधे आएगी वस्तु से पोल से, वो कहाँ से वापस चली जाएगी, तो आप कहोगे सर वो सीधे जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल से वापस चली जाएगी। अब यहाँ मेरी बात को ध्यान से समझना, ये आ रही है प्रकाश की किरण, तो आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण दोस्तों, ये होती है आपतित किरण। और जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है उनको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है ना, परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अब ये दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी वो कौन सा बिंदु होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो दोस्तों ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, फोकस। अब आप कहोगे सर आपने फोकस यहाँ बनाया, तो बेटा बिल्कुल मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाओगे, जब आप स्केल और इन सब का यूज करोगे तो ये बिल्कुल फोकस पे बनेगा। और जब फोकस पे बन रहा है तो फोकस पे इसकी प्रकृति कैसे लिखेंगे, तो अगर मैं बात करूं कि इसकी प्रकृति लिखने को आता है, नेचर लिखा जाएगा। तो वस्तु का इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, तो ध्यान से समझना। ये जो मुख्य अक्ष आपके सामने दिख रहा ना, इसके नीचे जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे प्रतिबिंब उल्टे बनेंगे। मुख्य अक्ष के नीचे जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे उल्टे। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप कहोगे सर प्रतिबिंब उल्टा बन गया। अच्छा, उल्टा होने के साथ वास्तविक है कि आभासी है, भाई वास्तविक क्या होते हैं, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण असल में मिल जाती है, रियल में, वही होता है आपका वास्तविक। तो आप देखो ये परावर्तित किरण एक्चुअल में मिली है ना, तो ये हो जाएगा कैसा, वास्तविक। यानी उल्टा तो बनेगा, उल्टा होने के साथ मेरे दोस्त कैसा बनेगा, तो आप कहोगे सर वास्तविक बनने वाला है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अच्छा, किस पर बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है। किस पर, फोकस पर बनेगा। किस पर बनेगा दोस्तों, फोकस पर बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई है, फोकस पर बनेगा। अब ये डिमिनिश्ड है कि लार्ज है, माने छोटा है कि बड़ा है, तो अनंत पर कोई वस्तु रखी होगी वो बहुत बड़ी होगी, उस बहुत बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा सा बनेगा, यानी कि वेरी छोटा, यानी बहुत छोटा।
बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, जिसको हम डिमिनिश्ड बोलते हैं। तो ये हो गया पहला केस। पहला केस क्या हो गया कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो अवतल दर्पण पर उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। किस पर बनेगा मेरे दोस्त? फोकस पर बनेगा। पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस इसका क्या होता है कि जब वस्तु सी के पीछे रखी हो, सी के कहाँ रखी हो? पीछे, यानी बियॉन्ड सी। सी के अगर पीछे रखेंगे, यहाँ पर सी के पीछे कहीं पर भी रख सकते हैं, वक्रता केंद्र के पीछे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आइए जरा इसको समझते हैं। मैंने आपके सामने एक अवतल दर्पण बना दिया। ये दोस्तों क्या बनाया है? अवतल दर्पण बना दिया है। और ये इसकी पूरी कौन सी लाइन हो जाएगी? मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी। जहाँ पर कट करेगा वो कौन सा बिंदु होगा? ध्रुव, यानी कि पोल हो जाएगा। अब हमें दो किरणें भेजनी है, तो पहले तो मैं कहूँगा कि यार यहाँ कहीं सी होगा, सी के पीछे ये कोई ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ, ये कोई प्रतिबिंब मान लेता हूँ, जिसका नाम क्या है? ए बी। जिसका नाम क्या है? ए बी। कोई प्रतिबिंब, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आपका वस्तु है। अब इस वस्तु से मैंने दो किरणें भेजी। एक किरण मैंने यहाँ भेज दिया है, जो कहाँ जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई जाती है। ठीक है। दूसरी क्या करेंगे सर? दूसरी हम सीधे पोल पे भेज सकते हैं, ध्रुव पे, और ये सीधे आके यहाँ पर कट कर जाएगी। तो ये बिंदु कौन सा था? फोकस था। अब जहाँ पर दोनों किरणें कट कर रही हैं, भाई दोनों किरणें ये कौन सी हो गई? ये आप कहोगे सर ये दोनों किरणें आपतित किरणें हैं। कौन सी हैं? आपतित। और ये कट कर रही हैं माने कौन सी हो जाएंगी सर? ये परावर्तित हो जाएंगी, परावर्तित किरणें हो जाएंगी। अब इनका इमेज कहाँ पर बनेगा? तो आप देखो, जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें कटती हैं वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब हमने बताया मुख्य अक्ष के जब भी नीचे बनेगा, इस मुख्य अक्ष के नीचे तो उल्टा बनेगा। वस्तु का नाम था ए बी, तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? बी और ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी और ए। तो इस केस का अगर हमें इसकी प्रकृति लिखना है, प्रकृति लिखने को पेपर में आता है, इसका नेचर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है कि वस्तु का है उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा। तो आप देखो नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो आपको तो लिखना है सबसे पहले सर क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। उल्टा बनने के साथ क्या वास्तविक है कि आभासी है? तो असल में मीट कर रही है, तो उल्टा है और कैसा है? वास्तविक है। उल्टा है और कैसा मेरे भाई? वास्तविक है। अच्छा, कहाँ पर बन रहा है? तो सी और एफ के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा? सी और एफ के बीच में। तो हम लिखेंगे सी और एफ के बीच में। सी और एफ के कहाँ हो जाएगा? बीच में हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आप हमें ये बताइए, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? अब आप यही देख सकते हो, प्रतिबिंब इतना बड़ा था लेकिन इमेज इसका छोटा बना है, तो कैसा बन जाएगा? इमेज छोटा बन जाएगा। कैसा होगा? छोटा। ये इसका क्या हो गया? प्रकृति हो गई है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो एफ पर बनेगा। जब वस्तु सी के पीछे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। इतनी बात क्या क्लियर हो गई है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? एकदम क्लियर है। तीसरा इसका केस आता है थर्ड केस। थर्ड केस क्या होता है कि जब वस्तु सी पर रखी हो। कहाँ पर रखी हो? सी पर रखी हो। तो सी पर वस्तु को रखेंगे, यानी कि ये हमारा एक क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन गया। ये आपका एक वो बन गया मिरर दर्पण। और कैसा दर्पण है? तो अवतल दर्पण हो जाएगा। इसके बीचों बीच में कौन सी लाइन जाएगी सर? मुख्य अक्ष लाइन चली जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा? कहीं सी होने वाला है, ये सी हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर सी पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। सी पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ए और बी। ए और बी एक मैंने क्या किया? यहाँ पर वस्तु रख दी। अब इससे एक किरण ये जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये कहाँ से होती हुई जाएगी? ये मेरे भाई फोकस से होती हुई जाएगी। कहाँ से? फोकस से। दूसरी जो फोकस से जाएगी वो कहाँ पर कट करेगी? वो मुख्य अक्ष पर कट करेगी। इसको थोड़ा और मैं अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके, है ना? ये यहाँ गई
और ये टर्म किया। ठीक है, तो ये जो दोनों किरण हैं ये परावर्तित किरण हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल परावर्तित किरण हैं। ये कहाँ कट कर रही हैं? तो लगभग लगभग सी पर ही कट कर रही हैं। कहाँ कट कर रही हैं? सी पर। और नीचे बन रहा है तो कैसा इमेज बनेगा? नीचे बन रहा तो उल्टा बनेगा। तो ए बी का क्या बन जाएगा? बी और ए बन जाएगा। अब इसकी प्रकृति बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी की प्रकृति है दोस्तों। कैसे? अब प्रकृति हमें लिखना है, इमेज का प्रकृति, नेचर कैसा होगा। इमेज कैसा बन रहा? उल्टा कि सीधा? मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा तो उल्टा बन जाएगा। तो इमेज कैसा बन गया? उल्टा। अच्छा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? तो आप कहोगे सर वास्तविक बन जाएगा। तो ये बन गया वास्तविक। कैसा हो गया? उल्टा। उल्टा के साथ कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। कहाँ पर बन रहा है? तो जहाँ पर आपने वस्तु को रखा, वस्तु को कहाँ रखा था आपने? सी पर। तो इमेज भी कहाँ बनेगा? सी पर। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इमेज कहाँ बनेगा? सी पर बन जाएगा। किस पर बनेगा मेरे दोस्त? सी पर बनेगा इमेज। कैसा बनेगा? जितनी ऊंचाई का आपने इमेज रखा है, जितनी लंबाई का इमेज रखा है, उतनी ही लंबाई का ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी वस्तु के बराबर। वस्तु के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जितनी आपने लंबाई की वस्तु रखी है उतनी लंबाई का क्या बनेगा? इमेज बन जाएगा। समझ में आ गई बात दोस्तों? इतनी बात क्या बिल्कुल क्लियर है आपको? अब देखो जरा ध्यान से समझते हैं। देखो, जैसे जैसे वस्तु को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ज्यों ज्यों वस्तु को आगे बढ़ा रहा हूँ, इमेज हमारा दूर जाता जा रहा है। कैसे? अनंत पर रखा था तो F पर बना। अब अनंत से उठा के लाए कहाँ रख दिए हैं? C के पीछे रख दिए हैं। C के पीछे जैसे रखे तो हमने वस्तु को आगे बढ़ाया, लेकिन हमारा इमेज थोड़ा सा आगे बढ़ाया। वस्तु को लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाया, इमेज राइट हैंड आगे, यानी आगे पीछे अपोजिट है। भाई देखो C और F के बीच में बन गया ना। जैसे मैंने वस्तु को उठा के लाके अब C पर रख दिया तो इमेज भी कहाँ बन गई है? C पर बन गई है। तो इससे आप क्या सीख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु को आगे बढ़ाएंगे इमेज अपने आप दूर होता चला जाएगा। क्या ये तीन स्थितियाँ आपको समझ में आ गई हैं मेरे भाई? बोलो, क्या तीन स्थितियाँ समझ में आ गई हैं? अरे बोलो। आपको जी बिल्कुल। अब जरा बढ़ते हैं और अगली स्थिति को समझते हैं, जो कि होगा हमारा चौथा नंबर केस, है ना। पहला केस हमने क्या देखा कि जब वस्तु अनंत पर होती है। दूसरा केस हमने देखा कि जब वस्तु सी के पीछे होती है। तीसरा केस हमने देखा कि जब वस्तु सी पर होती है। अब चौथा केस इसका क्या आ जाएगा? चौथा केस आ जाएगा कि जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। सी और एफ के क्या हो? बीच हो। सी और एफ के बीच। तो हम एक दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण। ये हमने एक दर्पण अवतल भैया बना लिया है। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, है ना। तो यहाँ हो गया एफ मान लेते हैं, यहाँ हो गया सी। अब मैं क्या करूँगा? एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बिठाऊँगा। चौथा केस कहाँ पर होना चाहिए? सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में मैंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट बिठा दिया जिसका नाम है ए बी। अब इससे दो किरण जाएंगी। पहले जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहाँ से होते हुए जाएगी? वो फोकस से होती हुई जाएगी। तो हमने फोकस से उसको भेज दिया है। दूसरा, जो फोकस से जाएगी, फोकस से भेज दिया ना, बिल्कुल सीधी लाइन आपको बनाना है। यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी हो गई है। जो फोकस से जाएगी वो कहाँ से होते हुई जाएगी? तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। जो फोकस से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर आपको बना देगा। ठीक है भैया, क्लियर है। अब आपको देखना है, यहाँ पर दोनों इमेज बन गई। तो इमेज कहाँ बन रही है? आप देखो इमेज कहाँ बनेगी। तो सर इसकी अगर प्रकृति लिखेंगे तो अब हमारे सामने अगर फिगर मिल गया तो प्रकृति लिखना तो बड़ा आसान है भाई। प्रकृति इमेज कैसा बनेगा? उल्टा या सीधा? तो मुख्य अक्ष के नीचे जितना बनेगा वो सब तो उल्टा बन जाएगा ना मेरे दोस्त। तो इसका इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा होने के साथ वास्तविक रहेगा कि आभासी रहेगा? तो असल में लाइनें मिल रही ना, तो वास्तविक बन जाएगा। कैसा मिल जाएगा? वास्तविक बन जाएगा। उल्टा और कैसा होगा? वास्तविक होगा। कहाँ पर बन रहा है? तो देखो सी के पीछे बन रहा है। तो हम लिखेंगे बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे।
सी के पीछे बन रहा है। अच्छा, बड़ा है कि छोटा है तो आप नाप सकते हो। इमेज इतनी बड़ी थी लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था लेकिन इसका इमेज बड़ा बन रहा है, तो क्या होगा कि बड़ा बनेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा लेकिन क्या होगा, बड़ा बनेगा। ये इसकी क्या हो गई, प्रकृति हो गई है। बात क्लियर समझ में आ गई है ना। चौथा केस था। पांचवा केस दोस्तों क्या होता है, जरा ध्यान से समझना कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, एफ पर रखी हो। जब वस्तु एफ पर रखी हो, एफ पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, एफ पर रखी हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एक जो है वो दर्पण बना लेंगे। ये हमने एक दर्पण बना लिया, ऐसे कर, है ना, एक तरफ पॉलिश लगा दिया है। ये हो गया हमारा क्या, मुख्य अक्ष। यहाँ पर मैंने कहा सी है, यहाँ पर क्या हो गया, एफ हो गया। अब इस बार वस्तु को कहाँ सेट करना है, एफ के ऊपर। तो मैंने एफ के ऊपर एक यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मान लिया कि ए बी कोई वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ से एक जाएगी प्रकाश की किरण, वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो फोकस से होते हुई चली जाएगी। कहाँ से होती हुई चली जाएगी, फोकस से होती हुई चली जाएगी। दूसरी मैं कह देता हूँ, ये पोल से जाएगी, और पोल से जाएगी तो ये भी यहाँ से होती हुई चली जाएगी। अब आप इस केस में देखो कि ये परावर्तित किरण कहीं नहीं मिल रही हैं। भाई ये कैसी किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो परावर्तित किरण कहीं तुम्हें लगता है मिल सकती हैं, नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल प्रतीत हो रही ना, समांतर प्रतीत हो रही है, तो आगे नहीं मिल सकती हैं। लेकिन इन किरणों का मैं नाम पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये आपतित किरणें हैं। कैसी किरणें हैं, आपतित किरणें हैं। तो अब ये दोनों तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो मैं ऐसा मानकर चलूँगा कि ये दोनों किरणें आगे चल के कहीं अनंत पर मिल जाएंगी, क्योंकि साइंस में कुछ ना कुछ अंजंसन होते हैं। तो मैं ऐसा मानूंगा कि ये आगे चल के कहीं ना कहीं मिल जाएंगी और इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पर मिलेंगी तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अगर इसकी प्रकृति लिखना हो मेरे भाई, इसकी प्रकृति माने इसका नेचर लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे आप बताओ, कुछ आप अपने मन से आइडिया बताओ कैसे लिखेंगे इसका नेचर। सबसे पहले आप देखो उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। तो आगे चल के चाहे जहाँ मिल जाए, क्या मुख्य अक्ष के समांतर रहेंगी, भाई आगे कहीं भी मिले क्या मुख्य अक्ष के समांतर रहेंगी। आप कहोगे जी बिल्कुल सर मुख्य अक्ष के समांतर रहेंगी। तो ये कहाँ पर बन जाएगा, तो ये उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो उल्टा के साथ क्या आता है, वास्तविक आता है। कैसा आएगा मेरे भाई, वास्तविक आएगा। उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दूसरी चीज़ कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। अब आप कह सकते हो सर अनंत पर कैसे बनेगा, तो ये वैसे ही पैरेलल लाइन है, ये समांतर लाइन है, कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन मान कर चलेंगे कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अच्छा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो अनंत पर कोई वस्तु बनेगी तो हमें क्या पता कितनी बड़ी बनेगी। जितनी भी बड़ी बने, बहरहाल वस्तु से बड़ा इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहोगे सर बहुत सही बात आपने बताया, तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। क्या बताया भैया मैंने, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बात समझ आ गई। तो ये 5 केस थे, फिर से रिकॉल करा देते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। जब वस्तु सी के पीछे रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच पे बनेगा। जब वस्तु सी पे रखी रहेगी तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। जब वस्तु सी और एफ के बीच पे रखी रहेगी तो प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा। जब वस्तु पी पे एफ पे रखी रहेगी, एफ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा। क्या पांचों केस समझ में आए मेरे भाई आपको, कहोगे जी बिल्कुल समझ आ गए हैं। तो छठवां और आखिरी केस और सबसे इम्पोर्टेंट केस है जिसके ऊपर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 6 नंबर केस क्या है कि जब वस्तु सी और पी के बीच हो, सी और पी के बीच हो, यानी सी और पी का मतलब क्या है भाई, पी का मतलब क्या हो गया सर, ध्रुव, और सी का मतलब क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो जब हमारा जो प्रतिबिंब है सी और एफ यानी सी और पी यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के कहाँ हो, बीच हो। तो अब मैं बनाऊंगा आपके सामने एक अवतल दर्पण। ये सर मैंने एक अवतल दर्पण बना दिया है। अवतल दर्पण बनाने के बाद
ये मैंने कहा मुख्य अक्ष हो जाएगी। यहाँ पर है आपका P, यहाँ पर है आपका F और यहाँ पर है आपका C। ठीक है ना सर, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा यहाँ पर मैंने कहा ये आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं कि ये ए बी आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है सर, अब ए बी ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाए, सॉरी मैंने सी पर रख दिया हो बेटा, गलत हो गया, सी पर नहीं रखना था, पी और एफ के बीच में रखना था, सॉरी यहाँ एफ और पी के बीच होना चाहिए ना, थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गया, फोकस होना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ कोई इमेज रख देते हैं। ये कोई हमारी एक वस्तु रख गई है, इसका नाम मैंने कहा ए बी है, मुख्य अक्ष के समांतर जाए, क्या हो गया, फोकस पे बना देगा। कहाँ बना देगा, फोकस से जाती हुई जाएगी ऐसे लाइन, दूसरी ये पोल से आएगी ऐसे टकरा के और ये ऐसे होते हुए चली जाएगी। अब इन दो किरणों को आप देखो, क्या ये दोनों किरणें आपस में आगे बातें हुए नहीं मिल रही कि आगे फैलते हुए जाएंगी, और जब ये आगे फैलते हुए जाएंगी तो ये पैरेलल नहीं हुई ना, ये समांतर नहीं हुई, और जब ये समांतर नहीं हुई तो हम आगे अनंत पर भी इनको नहीं बना सकते हैं। अब अनंत पे इसको नहीं बनाएंगे तो सर ये कहाँ बन जाएगा, ये बेटा वस्तु पीछे बन जाएगी, इसका इमेज आभासी बनेगा, आभास कर सकते हैं केवल। तो मैं इन दोनों लाइनों को खींचूंगा ऐसे, मैं कहूँगा यार पीछे कहीं ऐसे करके ये दोनों एक्चुअल में लाइन मिल गई होंगी, इस तरीके से पीछे मिल जाएंगी, और जब यहाँ मिलेंगी तो ये इमेज ऐसे बन जाएगा। अब इमेज मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा तो ए बी इमेज वस्तु था तो ए बी इमेज ही बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा और नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। अब इसकी प्रकृति हमें लिखना है तो सीधे प्रकृति लिख देंगे, सिंपल सी बात है। प्रकृति कैसे लिखेंगे सर आप बताओ, उल्टा बनेगा कि सीधा, तो इस बार बेटा सीधा बनेगा, सीधा के साथ वास्तविक आएगा कि आभासी आएगा। सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब ऊपर बनेगा और वस्तु के पीछे बन गया, मतलब इसके दर्पण के पीछे बन गया तो मतलब आप आभास कर सकते हो तो आभासी बनेगा। यानी सीधा के साथ हमेशा वर्चुअल आता है, यानी क्या आएगा, आभासी, आभास कर सकते हो केवल, बस सीधा बना आभासी बना। बड़ा बनेगा कि छोटा, तो आप तो देख ही के बता सकते हो कि बड़ा बन जाएगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और इसमें कोई चीज आप बता सकते हो कहां पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। कहां बनेगा मेरे भाई, दर्पण के पीछे। तो ये टोटल कितने केस हो गए, 5 केस हो गए भाई, 5-6 केस हो गए, जिसमें से 5 केस तो आपको याद करना है। छठवें केस को कभी पेपर में ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। सिंपल बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच, सॉरी पी और एफ के बीच में, यानी पोल एंड फोकस के बीच में रख देते हैं तो हमारा इमेज की प्रकृति क्या होती है, तो याद रखना इमेज आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। आई होप ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं और दर्पण के हम लोग सूत्र को देखेंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। दर्पण का सूत्र आपको पता है, यहाँ न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको लगाना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल 2024 में भी आए हैं, 25 में भी आएंगे, 26 में भी, ऐसे करके आते हैं। तो हर साल एग्जाम में इस चैप्टर से जो है वो न्यूमेरिकल एक आता ही आता है। तो दर्पण फार्मूला क्या होता है, दर्पण का सूत्र अगर मैं बात करूं तो दर्पण सूत्र आपके सामने होता है मेरे भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस का 1/u, ये होता है। यहाँ f क्या होता है, तो f को बोलते हैं फोकस दूरी, f को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और यहाँ v क्या होता है, तो याद रखना v होता है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या होता है, u होता है सर वस्तु की दूरी। किसकी दूरी होता है, वस्तु की दूरी होता है। अब आप यहाँ पर साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन वहाँ पर क्या होगा, तो उसको ज़रा ध्यान से समझते हैं साइन कन्वेंशन को। यहाँ पर अगर मैं f की बात करूँ, v की बात करूँ, u की बात करूँ, ये तीनों के तीनों
ये तीनों के तीनों अवतल दर्पण में बात करेंगे। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। जरा ध्यान से समझना, ये तीनों के तीनों अवतल दर्पण में कैसे रहेंगे मेरे भाई? तो अवतल दर्पण में ऋणात्मक रहेंगे। ऋणात्मक का मतलब माइनस में रहेंगे। फिर से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, अच्छे से याद होना चाहिए। चाहे फोकस दूरी की बात करेगा, चाहे प्रतिबिंब की दूरी की बात करेगा, चाहे वस्तु की दूरी की बात करेगा, ये तीनों के तीनों अवतल दर्पण में ऋणात्मक रहेंगे। अवतल दर्पण में कैसे रहेंगे? ऋणात्मक रहेंगे। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आगे उत्तल दर्पण के केस पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा, लेकिन अभी यहीं पर मैं बात करता हूँ। उत्तल दर्पण में केवल U क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे? धनात्मक रहेंगे। U ऋणात्मक रहेगा, बाकी F और V दोनों कैसे हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। क्या इतनी बात मेरे दोस्त आपको क्लियर समझ में आई है? बोलो जरा एक बार आप हमारे साथ बोलो, दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v प्लस में 1/u। यहाँ पर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो चाहे फोकस दूरी हो, चाहे आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, तीनों की तीनों ऋणात्मक रहेंगी। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करेंगे, U केवल ऋणात्मक रहेगा, बाकी दोनों कैसे हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ है मेरे भाई, आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? कि मैं आपके सामने बात करूं, यहाँ पर फोकस दूरी, कभी कभी आपको उसमें सवाल में फोकस दूरी ना देकर वक्रता त्रिज्या दे देगा। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि C का कोई केस नहीं होता है, फार्मूले में C होता ही नहीं है। तो फार्मूले में सर क्या होता है? F होता है। तो जब भी फोकस दूरी निकालना होगा, गिवन क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। तो अगर मैं वक्रता त्रिज्या का आधा कर दूं, वक्रता त्रिज्या का क्या कर दूं? आधा कर दूं, तो हमें क्या पता चल जाएगा? फोकस दूरी पता चल जाएगी। क्या बात आपके समझ में आई है कि नहीं आई है? आप बोलो। अगर मैं वक्रता त्रिज्या को आधा कर दूं तो फोकस दूरी पता चल जाएगी। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, F = R/2, वेयर R इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बात बिल्कुल समझ में आ गई है? क्लियर बात समझ में आ गई है ना? अगर आपको बात समझ आई है तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको ये समझ आए कि ये जो मैंने पढ़ाया बेटा ये लगेगा कहाँ। तो इसको मैं लगे हाथ आपको करा ही देता हूँ एक क्वेश्चन। अभी बहुत कुछ पढ़ाना है इसमें। अभी उत्तल दर्पण बताना है, मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन बताना है, बहुत कुछ है। तो सिंपल पहले मैं सवाल लिखता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। मैंने कहा, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है? रखी है। यदि प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर बनता हो, यदि प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर बनता हो, तो मैं आपसे पूछूं फोकस दूरी ज्ञात करो। मैंने आपसे कहा कि फोकस दूरी ज्ञात करो। कैसे लगाएंगे इस सवाल को? ऐसे सवाल काफ़ी सारे आपके एग्ज़ाम में, मॉडल पेपर में, अनसॉल्व्ड पेपर में, क्वेश्चन बैंक में, इवन आपकी बुक में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सवालों का लगाने का तरीका ऐसा है कि मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप यूज करोगे तो चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आसान लगने लगेगा। जब भी सवाल आप पढ़ो, आपको लगे हमें कुछ नहीं आता है, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको लिखना है क्या? ज्ञात है। आपको गिवन क्या है? तो आपको गिवन है कि दर्पण कैसा है सर? अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण है तो सब चीज़ किस में रहने वाली है? माइनस में, ऋणात्मक रहने वाली है। कहा गया सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है? एक वस्तु रखी है।
20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। यानी कि हमें दिया गया है कि वस्तु की दूरी, हमें क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी, जिसको किससे लिखते हैं सर, u से लिखते हैं, जो कि कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर बात हो गई। दूसरी चीज, यदि प्रतिबिंब, अगर उसका प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, 40 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, मन ही मन आपको अपना आंसर दे देना है कि प्रतिबिंब की दूरी को काहे से लिखते हैं, तो उसको v से लिखते हैं। v कितना दिया सर, 40 सेंटीमीटर। हमसे पूछा बेटा फोकस दूरी ज्ञात करो, क्या पूछा है मेरे दोस्त, फोकस दूरी। फोकस दूरी को काहे से लिखते हैं, f से लिखते हैं, वो हमें ज्ञात करना है। अब फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है, हमें u और v दिया गया है। दर्पण कैसा है, बोलो जरा, दर्पण कैसा है। आप कहोगे सर दर्पण अवतल है, अरे अवतल है बाबा तो सब माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे सूत्र, हमारा दर्पण का सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1/v प्लस में 1/u, यही तो होता है दर्पण का सूत्र। यहाँ वैल्यू चिपकाएंगे, फोकस दूरी हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, 1/v मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, -40, तो मैंने रख दिया -40। सूत्र में प्लस है तो प्लस, 1/u कितना है, -20, तो मैंने लिख दिया -20। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है, आप कहोगे जी बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई है। अब जब इधर सॉल्व करेंगे तो 1/f हमारा ऐसे ही रहेगा बेटा, माइनस ऊपर से खिसक कर यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का 1/40 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता, प्लस माइनस, प्लस को समझो पति और माइनस को समझो वाइफ। तो जब पति और पत्नी झगड़ते तो किसकी जीत होती है, वाइफ की। तो प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/20 हो जाएगा। इतनी बात आप कर लोगे। अब 20 और 40 का लासा कितना होगा, क्योंकि हर तो बराबर नहीं, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल। अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। 40-20 का लासा, भाई 20-40 का लासा, 20 दूना 40, 40 आएगा, तो 2 से नीचे गुणा करेंगे 2 से ऊपर, 20 दूना 40, 40 बन जाएगा। तो ये बना 1/f बराबर माइनस का 1/40, माइनस का 2 1 कम 2 बटे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हर बराबर हो गए तो भैया एक हर ले लेंगे, ये आ गया 40, यहाँ बचा -1 और -2, यानी 1/f बराबर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 बटे क्या हो गया, 40। अब आपको 1/f का मान नहीं ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है f का। तो आप क्या करो, इन दोनों को पलट दो, इन दोनों को पलट दो, तो 1/f को पलटोगे तो f बनेगा, 40/-3 को पलटोगे तो 40/-3 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 को 3 से भाग कर दो या इतने पर ही आंसर रोक दो, आंसर आ जाएगा। या आप इनको भाग करोगे, दशमलव में लाओगे तो 13.33 आ जाएगा, वो भी माइनस में। तो ये दोनों आंसर आपके क्या है, सही है। तो आप चाहे कहो 13.33 माइनस में, या फिर आपको माइनस का 40/3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका दर्पण का फार्मूला। क्या होता, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, और v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है, वस्तु की दूरी, f क्या होता है, फोकस दूरी। और वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, वक्रता त्रिज्या का आधा करके। तो आज की क्लास में मैंने अवतल दर्पण से रिलेटेड सारी बातें आपको बता दी हैं। कल अगली जो क्लास आएगी उस क्लास में मैं पहले आपको 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, आवर्धन की बात बताऊंगा, फिर उत्तल दर्पण आएंगे उस पर क्वेश्चन करेंगे, देन हम लोग लेंस पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, sin I/sin R इज इक्वल टू म्यू, है ना। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।